Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 20, chapter number 4, laws of motion. कल के लेक्चर में हमने देखा कि टॉर्क और कपल का डिफरेंस देखा. उसके बाद मोमेंट ऑफ कपल के जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमने पढ़े. उसके बाद जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल, राइट, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इस सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया है. तो आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी बिग, ऑलमोस्ट 30 पेजेस टेक्स्ट बुक में दिए उन्होंने. इसके बाद और 2-3 लेक्चर होंगे अब हमारे न्यूमेरिकल लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए. ओके, तो आज हमारा 20वां लेक्चर है ये टॉपिक का. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेंटर ऑफ मास आई वुड लाइक टू शो वन डेमोन्स्ट्रेशन. तो आप ठीक से डेमोन्स्ट्रेशन देखो. अभी तो कोविड चल रहा है, राइट, तो वी हैव टू शुड हैव यूज सैनिटाइजर बॉटल. ओके, चलो अभी ये बॉटल देखते कि सी दिस बॉटल विच आई एम होल्डिंग लाइक दिस ऑन माई हैंड, सो इट इज स्टेबल, अंडरस्टैंड. बट इफ आई एम ट्राई टू होल्ड दिस, इट इज इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड. ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ देर इज वन पॉइंट, देर इज अ वन पॉइंट इनसाइड द बॉडी, राइट, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन. जिस फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कंसेप्ट है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास. और अगला जो लास्ट वाला होगा इसके लास्ट साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर डिफरेंट. बट इन आवर जनरल लाइफ, हमारे डेली लाइफ में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही कंसेप्ट करते हैं. ओके, इट्स ओके फॉर दी सिमेट्रिक बॉडी. सिमेट्रिक बॉडी अगर है तो हम मान सकते हैं. बट अगर ये असिमेट्रिक बॉडी है, जैसे कि माउंटेन है, राइट, माउंट एवरेस्ट है, राइट, तो माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा, राइट. या कोई भी इरेगुलर बॉडी है, कोई भी पत्थर है बड़ा वाला, तो उसका सेंटर ऑफ मास अलग होगा. ट्रायंगल होगा, उसका अलग होगा, राइट. सो हम सब डिटेल में पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ मास. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, राइट. जैसे हमने पढ़ा कि न्यूटन्स के लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. बट by using the center of mass concept we can apply the laws of motion for the extended bodies. For the extended body, अगर बड़ी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो फाइनाइट बॉडी है, तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करके वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ. जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू mda. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, राइट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, राइट. तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो ये सब हम इसमें बाय स्टडी करने वाले, राइट, बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ मास. तो चलो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, राइट. बट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, एनेबल अस टू अप्लाई देम इक्वली वेल टू द मोशन ऑफ फाइनाइट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. Understand, by using center of mass concept we can apply the Newton's laws for extended objects or extended bodies, right. Now what is the meaning of center of mass की definition क्या है? So what is the center of mass? The center of mass of body is a point, okay, where whole mass, these are the keywords, whole mass of the body supposed to be concentrated for describing its translatory motion. Describing its translatory motion, right. The center of mass of system of particle, another meaning, another definition, right. तो ये हमने देखा है कि it is the point inside the body where whole mass of the body is concentrated. That point is known as center of mass. We will study the center of mass point location of the different bodies, right, especially symmetric bodies. Okay, the center of mass of system of particles is that single point, वो single point है. Okay, that single point moves in the same way, like moves in the same way in which a single particle having the total mass of a system and acted upon by the same extended force would move. अंडरस्टैंड. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंसिडर किया कि कोई अगर मान लो एक मैंने बॉल लिया,
राइट. तो ये बॉल जब मूव हो रहा है, राइट, तो आई हैव टू कंसिडर दिस एंटायर सिस्टम, एंटायर बॉल एज अ सेंटर ऑफ मास. मुझे इमेजिन करना है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. हम उसके प्रॉपर्टी में कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक, 10-15 कैरेक्टरिस्टिक है, तो लास्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखने वाले. तो ये सेंटर ऑफ मास का है, ये आंखों से दिखता नहीं है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, वो हमको एज्यूम करना है, राइट. एंड बाय यूजिंग दिस सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट वी हैव टू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन, राइट. तो यहाँ पे ये बॉडी के अंदर, ये बॉल के अंदर एक पॉइंट है, राइट. मान लो इफ़ आई एम रोलिंग दिस बॉल ऑन दिस सरफेस, राइट. अभी यहाँ पे मैं रोल कर रहा हूँ, राइट. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. व्हेन इट इज रोलिंग ऑन दिस, राइट, तो व्हेन इट इज रोलिंग ऑन दिस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो बॉल के जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट देर इज वन पॉइंट inside this ball, inside this body, which do not perform the rotational motion or circular motion. That will move in a straight line, translatory motion. That will perform the translatory motion, and that point is known as the center of mass, which is located exactly at the center, geometrical center. अभी ये क्या है, ये symmetric body. तो most of the symmetric bodies have their center of mass located at the geometrical center. जैसे कि स्क्वायर है, राइट, क्यूबॉइड है, या जो भी मतलब है, सिलेंडर है, राइट, होलो पाइप है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, वो हम देखने वाले, राइट. सो ये हो गया, दिस इज अबाउट डी. तो वी हैव टू कंसिडर द एंटायर बॉडी हैज अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट विल मूव इन अ ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, फाइन. अभी देखते हैं, इफ अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, इफ द सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, द बॉडी विल हैव लीनियर एक्सेलरेशन. द बॉडी विल क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंड नो एंगुलर एक्सेलरेशन, नो एंगुलर एक्सेलरेशन. इसका अगर एग्जांपल देना है, डेमो दिखाता हूँ मैं आपको. मेरा फिजिक्स हमेशा थ्रू में डेमो से ही पढ़ाता हूँ, ओके. तो यू विल ऑल विल गेट इंटरेस्ट, राइट, यू विल एंजॉय, राइट. अभी देखो, ये मैं डस्टर ले रहा हूँ, राइट. तो डस्टर को अगर मैं, इफ़ आई वांट टू मूव दिस वे, सपोज इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, अभी देखो, अभी बराबर दिखेगा आपको. इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द डस्टर, तो क्या होगा कि वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, सीधा जाएगा. Why the duster move in a straight line? Why this duster performing the translatory motion? Because I have applied the force on a duster in such a way that, right, so that line of action of force, अभी देखो line of action of force क्या होता है कि मैं यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये सीधा लाइन आएगा with my hands, okay. तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, राइट. तो द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर पे, ये थोड़ा सा सिमेट्रिक है, राइट. तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर, सो इट इज परफॉर्म मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और ट्रांसलेटेड मोशन. समझ में आ गया. अभी देखते हैं, अभी मैं आई एम चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अभी थोड़ा मैं पोजिशन चेंज करता हूँ. आई एम नॉट अप्लाइंग द फोर्स एट द सेंटर, तो थोड़ा सा इधर जा जाए, इन बिटवीन सेंटर एंड द एज, दोनों के बीच में फोर्स लगाता हूँ. लेट अस सी व्हाट हैपन. ओके, देखते क्या है, वेदर दिस डस्टर विल परफॉर्म द ट्रांसलेटरी मोशन और नॉट. ओके, तो चलो देखते व्हाट हैपन. इट ट्राई टू रोटेट हो रहा हो, डस्टर. दिस इज द मिरेकल. ओके, अभी मैं कॉर्नर पे लगाता हूँ. आई एम अप्लाइंग अ फोर्स नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. अभी सेंटर ऑफ मास में से नहीं जा रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दैट इज नॉट पासिंग थ्रू लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, सो सी इट रोटेट्स. तो जब रोटेट होगा तो इट विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, बट व्हेन इट सिंगल फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो सीधा जाएगा. अभी ऐसे लेते, सपोज इफ आई एम टेकिंग लाइक दिस, ओके, एंड इफ आई अप्लाई द फोर्स एट द मिडल, तो भी देखो सीधा जाएगा वो, इट विल गो स्ट्रेट. Why? Because this line of action of force, where I apply the force at this point, the line of action of force passing through center of
मास, अगर सेंटर ऑफ मास में से जा रहा तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज so that we can apply the Newton's laws of motion. So here angular acceleration, no angular acceleration, okay, if the force is acting along the line passing through center of mass. I hope you all have got this point very well. Okay, चलो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हैमर ले लेते. सपोज हैमर इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और उसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे हैमर का, राइट. एंड इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स P, ये P क्या है? फोर्स है. सपोज फोर्स P इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, राइट. तो ये डायरेक्शन इधर से लगाया या इधर से लगाया, इसको पुल किया मान लो, खींच रहा है दूर से, या इधर से पुश किया, राइट. तो क्या होगा? सीधा जाएगा वो, इट विल गो स्ट्रेट. एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हैमर. तो हैमर विल मूव इन अ लीनियर पाथ, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सीधा जाएगा. अभी देखते हैं, ये सेंटर ऑफ हैमर को ऐसे रेस्ट किया है, राइट. एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास. नाउ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पॉइंट, यहाँ पे फोर्स लगाया है. ओके, दैट फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नॉट along the center of mass, not passing through the center of mass. I am applying a force on a hammer in such a that that line of action of force not passing, okay, through the center of mass. ये center of mass है. तो क्या होगा अगर it does not pass through center of mass? See, it will rotate. अभी rotate हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वापस यहाँ पे जाएगा, फोर्स लगाया, राइट. तो it will go here एंड अगेन अप्लाई दी फोर्स, वापस फोर्स लगाया, यहाँ पे P लगाया, यहाँ पे भी P लगाया, राइट. सो वो ऐसे जाएगा, इसे सॉरी आर है यहाँ पे जो फोर्स है वो आर है, सॉरी यहाँ पे जो फोर्स लगा मैंने आर है, नॉट P ऊपर है, यहाँ पे जो फोर्स लगा वो आर है. सी, फोर्स अप्लाइड एट दिस पॉइंट इज आर, ओके. तो ये आर है. सो हियर इट विल नॉट परफॉर्म द लीनियर मोशन, it will perform the rotational motion, angular motion. What about the position of center of mass? Position of center of mass will not change its position, वो वैसे ही रहेगा, खाली यहाँ पे वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा. अंडरस्टूड? ओनली इन द फर्स्ट केस इट विल obey the translatory motion. Why? Because we are applying the force along the line of action of force, and that line of action of force along the passing through the center of mass. Understand? चलो देखते हैं अभी. देखो, force P is applied such that the line of action of passes through center of mass. Hammer moves in a straight line, right? In the second case, when the force R is applied along the line not passing through the center of mass, okay, then the hammer will rotate. And hammer rotate, मतलब it will have angular acceleration or angular velocity. Got it, everyone? So I hope just take a screenshot for this, and then we'll go on the next. Give the next title, बच्चों. The next title is center of mass of two particle system. Very important question. This will help you for while solving numerical. Okay. So center of mass of two particle system. This is not given in the text, लेकिन फॉर जेई पर्पज़, CET पर्पज़ ये कंसेप्ट मालूम होना ज़रूरी, क्योंकि हमको CET भी एग्ज़ाम देनी, खाली बोर्ड में मार्क्स मिलके नहीं चलेगा, राइट. सो आई थिंक दिस टॉपिक नॉट गिवन, दे हैव रिमूव दिस कंसेप्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, दे हैव टेकन डायरेक्ट एन पार्टिकल सिस्टम, राइट. लेकिन एन पार्टिकल सिस्टम समझने के लिए हमको पहले टू पार्टिकल सिस्टम समझना ज़रूरी है, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET, JEE और एडवांस पर्पज़. ओके, सो let's consider the diagram.
it will two dimension, two particle system. This is the x axis, this is y axis. Okay, I will take the black marker so you can see properly. Okay, consider the two points. कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे. This point P, let this point is A. Okay, so I will take P1, this particle P1, this point is P2. Okay, and both the particle which are at a distance, okay, from the origin, ये origin है, this is the origin O. तो what are the line joining to the particle, position of particle to the reference point. Okay, तो यहाँ पे ये जो line join कर रही है, this line is called as, this is called as position vector. Let this position vector is R1 bar. वेक्टर है, जब भी आप वेक्टर बोलते हो मतलब उसके सर पे एरो होना चाहिए, विच हैज़ अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये जो लेंथ ऑफ एरो है, दिस लेंथ ऑफ एरो, ये जो लेंथ है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड, और जो एरो दिखाता है दैट गिव्स द डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन में? ओके, सो लेट दैट दिस पार्टिकल P2, टू पार्टिकल लेना हमको यहाँ पे. तो दिस इज द पोजिशन वेक्टर फॉर पार्टिकल 2 इज R2 bar. Okay, now we have to find the center of mass of the two particle system. तो center of mass यहाँ पे पहले line join करना पड़ेगा, the line joining to this. Okay, let us, I don't know whether where it is located, right? The mass of this particle is m1, इसका mass m1 लिया, the mass of this particle is m2, right? And the center of mass for this two particle system located somewhere here, यहाँ पे होगा. इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, सेंटर पे नहीं होगा, वो अलग अलग डिस्टेंस हो, डिपेंड्स ऑन द मास, कि अगर m1 m2 का मास कैसे है, राइट, उस पर डिपेंड करेगा वो. अगर दोनों का मास सेम है तो हो सकता है कि द सेंटर ऑफ मास विल लोकेटेड एट सेंटर. ओके, लेकिन यहाँ पे मास अलग अलग हमको पहले कंसिडर करना है. सो लेट दिस पॉइंट इज C, इसको C पॉइंट लिया मैंने. ओके, नाउ द पोजिशन वेक्टर फॉर दिस, इसका तो पोजिशन वेक्टर है, the position vector for the center of mass will be capital R suffix Cm. Okay, that is what the RCM. So it is the position vector for the center of mass is capital R Cm. Okay, तो यहाँ पे शुरू करते consider two particle system P1 and P2 having masses m1 and m2 respectively with position vectors R1 bar and R2 bar. Okay, so let point C be the center of mass of P1 and P2 having a position vector of center of mass, okay, for this two particle system will be R suffix Cm. Okay, तो ये R सफिक्स Cm का फॉर्मूला क्या है? R सफिक्स Cm सेंटर ऑफ मास, पोजिशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, m1 R1 बार प्लस m2 R2 बार डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम. आप बोलोगे कैसे आया? स्टैंडर्ड फार्मूला है, राइट, वो उसका मतलब मीनिंग ही वही है कि वी कैन फाइंड अ सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अभी इसका जो थियोरेटिकल मीनिंग है, इसका जो है उसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन. ओके, वेटेड एवरेज क्यों लिया है? डिवाइड बाय मास किया है. ओके, एवरेज ऑफ द पोजीशन
position vectors of the particle vectors of the particles making the system so this is general formula for the center of mass, position vector of the center of mass. Okay, and each particle making contribution proportional to its mass. मतलब अगर मास अलग अलग है तो उसके हिसाब से वो सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा. अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको. आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, इसका मास थोड़ा ज़्यादा, इसका मास ज़रा कम है. ओके, मान लो ये M1 है, M2 है, एंड बोथ आर लोकेटेड एट दिस पॉइंट, राइट. तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? समवेयर द सेंटर ऑफ मास विल बी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टू दिस सेंटर. इस दोनों के सेंटर पे होगा. ये दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन के अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे एग्जैक्टली, राइट. अगर इफ आई एम टेकिंग द डिफरेंट मासेस, ओके, इसका मास ज़्यादा है, ये कम है, ओके, तो क्या होगा? डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास इधर होगा, ये साइड पे, मतलब नॉट इन एग्जैक्टली इन मिडल. ओके, चलो मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ आपको. I can show you the diagram. These are the two objects, right? A M1 है, A M2 है. So center of mass कहाँ पे होगा? Sure, definitely not in middle. मिडल पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा. This will be the center of mass. क्यों? Because ये heavy है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा heavy ऑब्जेक्ट के तरफ सेंटर ऑफ मास का पोजिशन होगा फॉर दिस टू पार्टिकल सिस्टम. हाँ, अगर इक्वल मास है तो हो सकता है इट विल बी इन द मिडल में होगा. ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं अभी, ये जो M1 M2 इधर आ जाएगा. सो वेक्टर R सेंटर ऑफ मास इंटू M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखो, प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास टू इट्स टोटल मास इज इक्वल टू दी सम, पहले क्या लेने का? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल with their position vector. Okay, sum of the product of mass of individual particle and their position vector. Okay, so इसको लिख लेते. So thus we can write, okay, product of the total mass of the system, and position vector of its center of mass, position vector of its center of mass. अभी ये जो है ये सिर्फ इतना लेफ्ट साइड का पार्ट हुआ है, राइट. द प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास M1 प्लस M2 क्या है? टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम. ओके, टोटल मास एंड द पोजिशन वेक्टर, लेकिन कौन सा? पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दी क्या है? जस्ट दिस इज एडिशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ किसका प्रोडक्ट है? मास ऑफ individual particles and किसका प्रोडक्ट है? मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एंड द पोजिशन वेक्टर, देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन वेक्टर एंड देयर करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेक्टर. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. अभी हम अलग अलग केसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके, अगर मान लो द मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, दोनों का मास सेम है. ओके, इफ नंबर 1, इफ M1 इज इक्वल टू M2,
देन हाउ कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन, ऊपर का इक्वेशन मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बिकम, अगर दोनों का मास सेम है तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा, या फिर ये इक्वेशन क्या बनेगा, इसको ही बना देते। सो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ओके, सो m इंटू R1 प्लस M2 इंटू, M2 नहीं आएगा, ये भी मास सेम है, m इंटू R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 m प्लस m, तो यहाँ पे क्या आएगा, m को कॉमन निकालो, m इंटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2m, ओके, m कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R1, सॉरी बार देना यहाँ पे बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू गिव द एरो बिकॉज इट वेक्टर क्वांटिटी, राइट, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2, सो दोनों का एवरेज आ जाएगा, द एवरेज ऑफ, सो नाउ R1 प्लस R2 दोनों का मिडल, मान लो ये 10 है टोटल, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 है, तो वेयर शुड वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लोकेट, एवरेज ऑफ दिस, ओके, दोनों जो डिस्टेंस है ये राइट, तो R1 प्लस R2 का मिडल में आएगा, वो एवरेज लेना पड़ेगा, जो भी डिस्टेंस है R1 R2 उसका एवरेज आएगा ये, ओके, दिस कैन बी रिटन एज, नाउ हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ओके, सो एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू दिस, अगर ये दोनों का मास सेम है तो ये मिडल में आएगा, ओके, सो नाउ सपोज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास अभी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ओके, मान लो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट ले मैंने x2 y2, राइट, तो हाउ कैन वी राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो इसको सेंटर ऑफ मास के इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, अरे सॉरी आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, पहले वाला लिया होगा आपने, so how can you write this coordinate of the center of mass for this, okay, so it can be written as x coordinate of the center of mass xcm is equal to, what we can write, the mass of each particle m1 and the x coordinate इसका यहाँ पे आएगा, okay, so it can be written as m1 x1 plus m2, ये what distance from this y axis, so it is m2 x2 m2 x2 divide by total mass m1 plus m2, how can we write the y coordinate of the center of mass, okay, center of mass जो c है उसका y coordinate लिखना है हमको, तो इसके जो coordinate होगा xcm and this will be ycm, the coordinate of center of mass will be xcm and ycm, तो ycm कैसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ y ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट वी कैन राइट, ओके, सो सिंपल, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू पार्टिकल सिस्टम, ओके, अभी अगला जो क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज द वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दी n पार्टिकल सिस्टम, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। So now give the next heading, next title, center of mass of n particle system. भी वैसे करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मान लो इट इज इन द ऑल थ्री डायरेक्शंस, ओके, तो चलो एक पार्टिकल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ही लिया, दिस पार्टिकल इज m1, ओके, another particle m2,
अनदर पार्टिकल, मान लो यहाँ पे Mn, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया M3, सॉरी यहाँ पे M3 आएगा, M3, एक पार्टिकल आएगा M4. ओके, सो दीज आर दी पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर एंड वी हैव टू फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास. बराबर, तो वो क्या हो, कैसे निकालेंगे देखते हैं. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दी पोजिशन वेक्टर. तो पहले क्या करना है हमको, दोनों का सभी पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट दिस पॉइंट M1 whose mass is M1, okay, this particle having a position vector R1. So this is R1. This is at a distance R2 position. This is at a position vector for this R3. Position vector for M4 is R4. Okay, और इसका जो पोजिशन वेक्टर है दैट इज R सफिक्स n. दिस इज व्हाट. ओके, तो ये बॉडी का है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर, वी हैव टू फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास. चलो फिर कंसिडर पार्टिकल, n number of particles, n particles having a mass ऐसा आएगा, अलग है, प्लूरल. सो इट इज M1 M2 dash 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 Mn having with corresponding position vector, with corresponding position vectors R1, R2, R3 and so on Rn bar. So these are the position vector for the n number of particles. Okay, then how can you write that center of mass? अगर इसका फॉर्मूला लिखना है for system of n particles, so the total mass will be summation of mi. The total mass is equal to, where I is equal to 1 to n, because n number of particles are there, right? So total mass will be mi and which can be written as capital M. हम उसको capital M लेंगे. Okay, so what is this capital M? Which is total mass of system. Now it become a total mass of the system in which there are n number of particles. Okay, then position vector of the center of mass, their center of mass from the same origin, ये origin है, from the same origin can be written as vector R CM be the center of mass of n particle system. Okay, then vector R center of mass is equal to, okay, so it can be written as, अब यहाँ पे sum of the all, सब total आएगा, right, sum of the mass of each particle and the their position vector, देना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और सबका समेशन होगा, यहाँ पे एडिशन होगा. ओके, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ mi ri. ओके, बट व्हाट इज I start from 1 to n, राइट, अपॉन क्या लेते हैं हम लोग, वी आर टेकिंग टोटल मास. सो टोटल मास विल बी समेशन ऑफ mi where I start from 1 to n. This can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते, समेशन ऑफ mi ri where I is equal to 1 to n divided by total mass, or it can be written as 1 by capital M summation of mi ri I is equal to 1 to n. So this is what the total position, it is the center of mass, position of center of mass will be this. Okay, so it is the average weighted, okay, weighted average of the position vector. This is the weighted average of the position vectors, okay, of all the particles, average weighted, this is average weighted. Okay, suppose the center of mass, इसका जो center of mass है, that center of mass is located at the origin. Okay, so if vector R
CM, center of mass, position of center of mass, located itself at origin O, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसका क्या आएगा यहाँ पे? 0 आएगा. सो दिस विल बी 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI वेर I इज इक्वल टू 1 to N डिवाइड बाय कैपिटल M. तो इधर चला जाएगा. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इम्प्लाई दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ MI RI वेर I इज इक्वल टू 1 to N इज इक्वल टू 0. Center of mass is located at this. Okay, so we can write in this way. So what is MIRI gives? MIRI gives is the moment of masses, sum of the moment of masses. Okay, this is similar to moment of force. This is similar to moment of force, right? This is similar to moment of force. Okay, about the center of mass, MIRI. Okay, and the center of mass is a point in which the summation, जो भी पूरा सबका सम क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो गया. Now what, how can we write in terms of their coordinates? अगर अभी पहले हमने लिया था 2 पार्टिकल सिस्टम का, तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट x1 x2 y1 और y2, तो अभी xcm ycm के फॉर्म में हमको लेना है, राइट? सो व्हाट फॉर n पार्टिकल सिस्टम, what could be the x coordinate of the center of mass, what could be the y coordinate and what could be the z coordinate? तीनों डायमेंशन पे, तीनों एक्सिस पे हम ले सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो लेट्स राइट दी पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास for n particle system in terms of their coordinates x, y and z coordinate. Okay, so let if x1 x2 x3 dash 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 xn are the x coordinate of position vectors R1 bar, R2 bar, R3 bar and so on Rn bar. ये जो पोजीशन वेक्टर है R1 R2 R3, उसके सबके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4 dash dash xn. Okay, then how can you write the location of position of center of mass or the x coordinate? Okay, then x coordinate of CM, okay, x coordinate of center of mass for n particle system will be as is the like follows. Okay, so xcm लेते हैं यहाँ पे. Okay, which is summation of mi xi where I is equal to 1 to n divide by the total mass capital M. और you can write summation of mi भी ले सकते हैं यहाँ पे. So this can be written as summation of mi where I is equal to 1 to n. Again further it can be written as summation of mi xi for I is equal to 1 to n divided by total mass. So this is the x coordinate, okay, of the center of mass. Summation of mi xi where I start from 1 to n number of particles divided by total mass. Got it? So similarly how can we write for the y coordinate? Similarly y can be written as, यहाँ पे y कैसे लिख सकते हैं? ycm, y coordinate of center of mass can be written as summation of mi yi where I is equal to 1 to n divided by summation of mi, okay, where I is equal to 1 to n. This can be written as summation of mi yi I is equal to 1 to n divided by total mass. Okay, so now the third particle, that is the z coordinate of the center of mass can be written as, जगह नहीं यहाँ पे. Okay, so ये काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट. Now let us write the z coordinate. अभी z coordinate लिखते. So z coordinate for the center of mass z cm is equal to summation of mi zi where I is equal to 1 to n divided by summation of mi. Okay, so this can be written as z cm is equal to summation of mi zi where I is equal to 1 to n divided by total mass. यहाँ पे total mass आएगा.
सो दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Z1 Z2 Z3 Zn, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, y के y1 y2 y3 y9 लाइक दैट। ओके, तो ये होगा फाइनाइट बॉडी के लिए, फाइनाइट पार्टिकल के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर फाइनाइट तो। फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास, अगर मास जो डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूस है, नॉट अ डिस्क्रीट, ओके, इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समेशन नहीं होगा, तो समेशन विल रिप्लेस बाय द इंटीग्रेशन। आपने कैलकुलस पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, ओके, तो चैप्टर 2 में जो कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें वाई वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं, राइट, जब वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इन दैट केस और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है उस टाइम पे टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे, नॉट अ समेशन, तो समेशन विल रिप्लेस बाय द इंटीग्रेशन। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So for continuous distribution, continuous mass distribution, continuous mass distribution, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा जो आप मैं असाइनमेंट दूंगा, राइट, स्टेट द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस रिजिड बॉडी, राइट, this question can ask for 2 marks. Okay, so for continuous distribution of mass we have to replace, okay, for continuous distribution of mass of rigid body, okay, summation replaced by integration, summation replace by integration। तो जहाँ जहाँ समेशन है वहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू, तो क्या था, समेशन था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन। ओके, और जो पोजीशन वेक्टर है, दैट पोजीशन वेक्टर विल बी स्मॉल r इंटू DM, इट विल बी small r into dm upon total mass. Total mass will be integration of dm. अब मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि why we have taken like this. मान लो ये rigid body, right? This rigid body having a total mass is, this body is made up of this small element. Okay, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने जिसका मास कितना है, dm, बराबर। अभी यहाँ पे आई कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, मास इज dm, तो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। व्हेन आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ dm, व्हेन आई एम टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ वन एलिमेंट, I will get the entire mass of the body, entire mass of the rigid body, where there is a continuous distribution of mass, and center of mass depends on the distribution of mass also, कि कहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। आप बोलोगे what could be the center of mass of the Mount Everest, ऊपर टॉप पे होगा, टॉप से 10 किलोमीटर पे, और टॉप से 1 किलोमीटर पे नहीं, तो ज़्यादातर मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है माउंट एवरेस्ट का, बेस पे, राइट। तो बेस के जस्ट थोड़ा ऊपर, अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8840 मीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे याद है, राइट, 8840 मीटर है। दिस इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ओके, मतलब कितना हुआ, 8.8 किलोमीटर। तो बॉटम से ये माउंट एवरेस्ट है, तो ये हाइट है, ओके, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर, बॉटम से कुछ किलोमीटर तक यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, क्योंकि मैक्सिमम मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, ऊपर नहीं रहेगा, वो नीचे रहेगा। सो
सेंटर ऑफ मास, हम इसके जो प्रॉपर्टी में सब पॉइंट्स क्लियर होने वाले, आपको भी आप भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज के। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट इट अलॉन्ग दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो जहाँ पे जो कहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट है वहीं पे सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, ऊपर नहीं होगा। ओके, इतना आपको याद रखना है। सो इन दिस वे वी कैन टेक द इंटीग्रेशन। तो ये टोटल मास हुआ एंड दिस इज आर इंटू डी एम। तो डी एम क्या है? द मास ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, एंड द स्मॉल आर इज द पोजिशन वेक्टर फॉर दैट एलिमेंट। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आर बार इंटू डी एम डिवाइड बाय टोटल मास कैपिटल एम। ओके, और इसको बाहर निकाल दो, 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी एम। डी एम के यहाँ पे इट इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज द स्केलर क्वांटिटी, पोजिशन वेक्टर इज द vector quantity, that's why we are writing in vector form. Okay, so here integration of dm which is equal to capital M, which is the total mass of rigid body, total mass of a system, rigid body or continuous body, total mass of rigid body or total mass of the object. Understood? Okay, then how can we write the coordinate? Abhi we have to write in terms of coordinate, x coordinate, y coordinate and z coordinate of the center of mass for the continuous distribution of the body of an object. Okay, so the Cartesian coordinate of center of mass, the Cartesian coordinates of center of mass of an object okay or rigid body will be, इसका x coordinate क्या होगा? x coordinate will be xcm, ले लेते इसको, xcm is equal to इंटीग्रेशन ऑफ। ओके, अभी x coordinate मतलब क्या है? ओरिजिन से x पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट पे, तो x दिस द पोजिशन वेक्टर। ओके, दिस इज द पोजिशन वेक्टर x इंटू डी एम। ओके, इसको बाहर ले लें यहाँ पे पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास विल बी डी एम विच इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x bar into dm. This is the x coordinate. Okay, similarly y. Okay, अभी पोजिशन वेक्टर यहाँ पे हम क्या लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड x इंटू डी एम। अभी y क्या लेंगे? y सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी एम डिवाइड बाय टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विच कैन रिटर्न एज 1/m इंटीग्रेशन y इंटू डी एम. So this is the y coordinate of the center of mass of the continuous distribution for n particle system. Okay, so here not n particle, entire that body. Okay, then what are the z coordinate? Z coordinate of the center of mass will be z into dm divided by total mass dm which is equal to integration of, यहाँ पे 1/m आएगा, 1/m total mass integration z into dm. So these are the x, y and z coordinate of the center of mass of the continuous mass distribution. Okay, so I hope you all have understood this. So take a screenshot of this. Now we have find the position vector. अभी हमको फाइंड करना है वेलोसिटी कंपोनेंट। ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कि जब भी बॉडी मूव हो रही है, राइट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ओके, सो अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ बॉडी द सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है वो भी मूव होता है, तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमको अभी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इस पे कैसे आता है देखो, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ओके, 1 मार्क के लिए आता है, वेलोसिटी के एक वेक्टर 1 मार्क और एक्सेलरेशन का 1 मार्क, राइट, दोनों 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ओके, सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक्सप्रेशन फॉर, गिव द टाइटल, एक्सप्रेशन फॉर velocity and acceleration of
center of mass of system, okay, of the system of particles. So consider system of particles having a masses, consider a masses m1, m2 dash mn, okay, are the n number of particles, or the n number of particles. Then let v1, v2, v3 dash vn are the velocities of, with their respective velocities, okay, respective velocity in that frame of reference. So the velocity of the center of mass of the system is given by VCM. वहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, आर मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. यहाँ पे हमको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आगे का आएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे फॉर द एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, समेशन ऑफ, ओके, वहाँ पे टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर व्हाट वी हैव टेकन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर. यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी, जो मास m1 है वो कौन से वेलोसिटी जा रहा है, m2 कौन से वेलोसिटी जा रहा है, mn कौन से वेलोसिटी जा रहा है, राइट. सो mn इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v2, ओके, m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, लाइक दैट, ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज mivi, where I start from 1 to n. There are n number of particles. Divide by summation of mi, where I is equal to 1 to n, total mass as usual रहेगा, right. So now अभी यहाँ पे देखो क्या है, what is this miv है, the product of mass and velocity. What we call this physical quantity? It is momentum. But there are n number of particles, तो एक सिंगल मोमेंटम नहीं होगा, that will be momenta, ओके. और ये जो है दिस इज द वेटेड मोमेंटा, ये क्या होगा, वेटेड मोमेंटा. तो ये भी है ज़्यादा वेटेड, ओके. सो वेटेड मोमेंटा, राइट, एवरेज मोमेंटा आएगा वो. सो दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/M समेशन ऑफ MI where I is equal to 1 to n particles. So how we got this capital M? That is the total mass of n number of particle system, and this is what momenta, sum of the momenta. So this can be written as VCM bar is equal to, what is this? This is the resultant linear momentum. Resultant the total resultant linear momentum divide by sorry, the total mass. Okay, so resultant linear momentum upon total mass. This is the resultant linear momentum or weighted average momentum. VCM bar is equal to weighted average momentum. वहाँ पे हमने क्या लिया था पहले, इसमें वेटेड एवरेज पोजीशन वेक्टर, राइट, पोजीशन, वेटेड एवरेज position vector of the center of mass. So this is what the weighted average momenta, okay. So how can we write the x, y and z components of v, vx, vy, vz? Similar way से हम लिख सकते. So for continuous distribution, now for continuous distribution of mass, राइट. तो नाउ हियर क्या होगा, कंटिन्यूएशन मास समेशन विल रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन, ओके. तो यहाँ पे जो समेशन है ये क्या निकल जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज VCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V इंटू DM, DM इज द मास, ओके, अपॉन टोटल मास. इसके कोऑर्डिनेट क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट के, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, Vx, Vy, Vz,
वो लेने का, तो यहाँ पे क्या आएगा एम आई वी एक्स आए वैसे आएगा, और एम वन वी एक्स वन प्लस एम टू वी एक्स लाइक दैट, ओके वैसे आएगा। तो सेम ही, तो ये दिस इज फॉर दी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा सिर्फ एक मार्क के लिए और 1 मार्क ओनली, ओके, एंटायर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। Similarly, we can write the expression for acceleration of center of mass. So let's write. So expression for acceleration of center of mass of particle system, n number of particle system, n particle system. Okay, so यही पे शुरू करेंगे वैसे। कंसिडर मास m1 m2 m3 dash 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 mn are the masses with corresponding acceleration or move in the corresponding acceleration a1 bar, a2 bar, a3 bar dash an bar. So these are the acceleration of the each individual particle, okay. So it can be written as, उसको कैसे हम लिखेंगे acceleration. So ACM is equal to ACM bar is equal to summation of MI A suffix I. AI मतलब A1, A2, A3 up to n number of particles. Okay. So it can be taken as, now this I start from 1 to n divided by total mass MI, where I start from 1 to n. सेम एज दैट ऑफ दिस। अगर आपको ये समझ में आया वेलोसिटी वाला, तो यू कैन इजीली राइट फॉर द एक्सेलरेशन, ओके। नथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नो रट्टाफिकेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। सो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ वन अप, ये टोटल मास है, सो 1 अपॉन कैपिटल M समेशन ऑफ MI AI, ओके, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, MI m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन, थोड़ा याद करो, वी हैव स्टडीड दिस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फिजिक्स, ओके। बेसिक इक्वेशन है, बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हमने वो डिराइव किया है। सो दिस इज व्हाट द फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, राइट। सो दिस इज द फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। So position of acceleration of center of mass ACM, acceleration of center of mass ACM is equal to, so this is what the resultant, okay, force act हो रहा है यहाँ पे, this is the resultant force upon total mass, okay. So this can be written as weighted average force। यहाँ पे क्या लिखा हमने, weighted average मोमेंटा, यहाँ पे क्या आएगा, weighted average force आएगा, average force। So acceleration of the center of mass equal to weighted average force, okay। and इसके जो component है as usual we can find, right, x coordinate, y coordinate, z coordinate of the acceleration of the each particle। ये एक्स एक्सिस पे कौन ज़्यादा आ रहा है कंपोनेंट, वाई पे क्या है, जेड पे क्या है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फार्मूला, ओके। अभी फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, राइट। तो फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, अभी यहाँ पे जो समेशन है, दिस समेशन गायब हो जाएगा और उसके बदले में क्या आएगा, इंटीग्रेशन। सो बच्चों क्या आएगा, ACM बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट। अभी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्सेलरेशन इंटू DM,
divide by total mass capital M. So simple. So this is what the expression for the acceleration of the continuous mass distribution. So I hope you all have understood this. बहुत simple है, कुछ difficult नहीं है, right? फटाक से screenshot ले लो. ओके बच्चों, आगे वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिफरेंट बॉडीज. जो सिमेट्रिक बॉडीज है, तो सिमेट्रिक बॉडीज के जो सेंटर ऑफ मास है काफ़ी टाइम लगेगा उसको. तो आज बस इतना ही है. ओके, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.